हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप सबकी जो मामलों की शुरुआत होती है अधिकतर यहां से होती है कि कॉल सेल से आपको कॉल आता है कि भाई आ जाओ, आपकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करी और आप लोगों की काउंसलिंग होगी, इतनी तारीख है, आप पहुंचो। अब जब आप वहां पे जाते हो तो काउंसलिंग का दौर शुरू होता है। 2 3 4 जो भी काउंसलिंग आपके मामलों में होती है, जनरली 3 होती हैं और कई जगह पे थोड़ी ज़्यादा डेट्स भी आपको मिल जाती हैं। और काउंसलिंग के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज में क्या होता है कि आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, आपका हैरेसमेंट होने का गेम चालू हो जाता है। क्योंकि उस एफआईआर के लिए जितने भी उसमें नाम है उन लोगों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप बेल में जाएंगे, क्वेश्चन में जाएंगे, स्टे में जाएंगे, जो भी करेंगे, मतलब स्टेप लेने पड़ेंगे। पैसा भी खर्च होना शुरू हो जाता है। दूसरे प्लेस पे है तो आपकी दूसरे प्लेस पे विजिट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या रेमेडी लें? देखिए, लड़के की तरफ से गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती वो ये सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखते हैं कुछ सेटलमेंट बन जाएगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि गाजियाबाद से देहरादून आते हैं। 1 साल हो गया मेरे को बोलते बोलते कि भैया कुछ कर लो, कुछ नहीं किया। 1 साल का समय लगभग गुजरने वाला है। अब जब मेंटेनेंस बनने की नौबत आ गई, मेंटेनेंस का मामला बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, जाहिर सी बात है कोर्ट कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो लगा ही देगा। लेकिन जब आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, इवन आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स तक भी फाइल नहीं किया, तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी? आप तो इतना दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आ भी रहे हो, आप मेंटेनेंस भी पे करोगे, आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी पे करोगे, आपको मिल क्या रहा है? कम से कम अगर आपने इवन डाइवोर्स भी डाला होता तो प्रोसीडिंग आगे तक तो बढ़ चुकी होती, या कोई काउंटर किया होता। कुछ नहीं किया। देखिए दोस्तों, खाली विलाप करने से कुछ नहीं होता, अपने को स्टेप लेने पड़ते हैं। उन स्टेप्स के लिए खुद को मजबूत करना पड़ता है। अगर हम यही सोच के डरते रहेंगे कि मैंने कोई स्टेप लिया वो मेरे अगेंस्ट ना चला जाए, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सोचना होता है कि भाई अगर हमें हमारा हक चाहिए तो कोई भी आपको आपका हक देने आपके घर पे नहीं आने वाला है। आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कोई स्टेप लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, ताकि चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आए और सेटल हो। अब दोस्तों, यहां मेरा आपको बताने का यह मतलब था कि अगर आपकी वुमेन सेल में काउंसलिंग चल रही है तो यह बात तो आपको क्लियर हो जाती है कि भाई आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज में, आप इवन कह सकते हैं 98-99% केसेज में काउंसलिंग के बाद आखिरी काउंसलिंग पे लड़की कह देती है मुझे तो पुलिस से कार्रवाई चाहिए, और आपके परिवार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जब आपको पता चली गया कि सामने वाले की इंटेंशन बैड है, तभी तो आप उसने वुमेन सेल में आपकी कंप्लेंट करी है ना। और कुछ मामलों में तो इन्फ्लुएंस में बिना काउंसलिंग के ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे भी कई मामले रहते हैं। तो जब आपको ये सामने वाले की इंटेंशन पता है कि भाई वो अब मेरे पे केसेस करने पे उतारू हो गया, उसने बहुत सारी चीजों के झूठे एलिगेशंस मेरे पे लगा दिए, इतना सब कुछ बोल दिया है, तो अब आप किस चीज की वेट करते हो? ये समझ से बाहर है। उन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें की होती है, कई बार तो इवन आपके पास बहुत सारे एविडेंस भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप वेट करते रहते हो। काउंसलिंग होने और एफआईआर दर्ज होने के बीच में काफी समय होता है, लगभग 3 से 4 महीने का टाइम आपको मिलता है। क्या आप इन 3 से 4 महीने को यूटिलाइज करते हो? नहीं। इन 3 से 4 महीने में केवल आप काउंसलिंग में जाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं मुझे काउंसलिंग में क्या बोलना है, जिसका कि कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है। यदि आप इन 3 4 महीने को ठीक से यूटिलाइज करें और इन 3 4 महीनों में ही अपनी तरफ से जो भी एक्शन आपको लेने हैं वो सारे आप डिसाइड कर लें, वो सारे केसेज आप रेडी कर लें, और जैसे एफआईआर की कॉपी आपके हाथ में आती है वो सारे के सारे केस आप एग्जीक्यूट करवा दें, तो आप सोचिए कि क्या ये 498 चलेगा? मुझे नहीं लगता कि चलेगा। क्योंकि जब सामने वाले पे इक्वल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, मिल कुछ नहीं रहा है, उनको भी दूसरी जगह पे आना है, आपको भी दूसरी जगह पे जाना है, सब कुछ ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे, या कई मामलों में तो विदाउट अमाउंट भी रहा है, आपका सेटलमेंट हो जाएगा आपकी शर्तों पर। चीजें सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, आप इस चीज से बाहर भी आ जाओगे और आपको वर्षों तक लटकना भी नहीं पड़ेगा, मुकदमे नहीं लड़ने पड़ेंगे, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, हैरेसमेंट बचेगा। समझिए इस बात को। लेकिन अगर आप डरते रहे, या फिर ये सोचते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये लगता रहा कि मेरी पत्नी वापस आ जाएगी, ये सब चीजें आज के समय नहीं होती। जो बंदा एक बार वुमेन सेल में पहुंच गया, जिसने इतने सारे झूठे एलिगेशन लगा दिए, वो वापस पहले तो आती ही नहीं है मैक्सिमम मामलों में, और अगर किसी मामले में वापस भी आ जाती है तो कुछ दिनों के बाद जाके और मजबूत कंप्लेंट फाइल कर देती है। जनरली यही होता है। कोई इस स्टेज तक आ जाता है कि भाई वो आपको थाने में खींच ले। यदि आपकी गलती हो फिर तो चलो मानते हैं कि वापस लाने की संभावना होती है, लेकिन अगर आपने जाके देख लिया कि सब कुछ झूठा है, मेरे बहुत दूर दूर के रिश्तेदार जिनके हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनके भी नाम है, तो फिर वापस लाने वाली बात सोचना बहुत गलत है, क्योंकि फ्यूचर में आप और तगड़े फंस जाओगे। तो फिर तो ज्यादा बेहतर यही है कि उनको उनके रास्ते जाने दो, आप अपने रास्ते जाने दो। लेकिन इस काम के लिए आपको अपनी तरफ से स्टेप लेने पड़ेंगे। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? ये तो आप वीडियो में बताते नहीं हो, क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता।
आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे ये तो आपके पूरे मामले पे डिपेंड करता है ना, कि आपका मामला क्या रहा है, आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन रही है, आपके बीच में क्या लिटिगेशन चल रही है, आपकी क्या एफआईआर है। तो ये बात अगर वीडियो में बता दीजिए आप ऐसा कर लो, तो वो सबके लिए कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग गलती कर बैठेंगे। इसलिए इस स्टेज पे बस आपको यही समझाया जा सकता है कि आपको स्टेप लेने, क्या स्टेप लेने हैं वो आपके मामले पे डिपेंड करेगा। अब ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है, हजारों लोगों की संख्या है ऐसी जिन लोगों ने अपनी तरफ से काउंटर फाइल किए और उनके रिजल्ट्स हैं, और उनके रिजल्ट्स हमारे पास हैं, उनके जजमेंट्स हमारे पास हैं। बहुत सारों के तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं, जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, थैंकफुल होते हैं इस चीज़ों के लिए कि उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस मिल गई, और उन लोगों ने जिन चीज़ों में अपने सालों खराब करने थे उन चीज़ों को क्रैक कर लिया, बाहर आ गए। तो ये सब ना आपके स्टेप लेने से होता है, खाली सोचते रहने से नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके समझ में आई होंगी, आप समझे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको डिफेंसिव बन के ही नहीं रहना है, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। दोस्तों अगर आप अपनी तरफ से एक्शन सही समय पे ले लेते हो, एफआईआर होते ही वो चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, तो 498A का मामला फ्लोर पे आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। पता नहीं कितने मामले ऐसे हैं जो 498A के पुलिस में ही लड़की एक शपथ पत्र देती है कि मैं इसको आगे नहीं चलाना चाहती, वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? उनके ऊपर दबाव होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।